जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, 2018 में उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड के द्वारा एक भर्ती का आयोजन कराया गया था, जिसे हम सभी जानते हैं, जो बीडीओ की भर्ती थी। भ्रष्टाचार के कारण वह भर्ती भी कैंसिल कर दी गई, क्योंकि बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार किया गया और जिन बच्चों का वास्तव में सिलेक्शन होना था वह सेलेक्ट नहीं हो पाए, और जिन्होंने भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया उनका सिलेक्शन हुआ। बाकी बच्चों ने हाई कोर्ट में अपनी अर्जी डाली और उसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने उस भर्ती को निरस्त कर दिया। अभी 2023 आ गया है। आप देख सकते हैं कि 18 से लेकर 23 अर्थात पूरे 5 साल के समथिंग इसको हो गया है। ये दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम हुआ था और दिसंबर आने में ज्यादा समय नहीं है। ये चर्चाओं का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड है, इसको 2013 के जून एवं जुलाई के माह में प्रस्तावित किया गया है। डेट विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप सभी ने सुन रखी होगी कि किस प्रकार से इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा और इसका री एग्जाम आयोजित कराया जाएगा। तो दोस्तों, इसके विषय में हम जानते हैं। हम मैं आप लोगों को द कोचिंग गुरु के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर वह प्रीवियस ईयर के पेपर जो 2018 में वीडियो के संपन्न कराए गए थे, उन सभी की जीएस की डिटेल्स के साथ में डिस्कस करूंगा। आखिर पुराने पेपरों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार का एग्जाम है और किस प्रकार से उसकी तैयारी को करना है। तो दोस्तों, एक एक प्रश्न का जो 2018 में आयोजित परीक्षा में आए थे, उन सभी का फुल डिस्कशन, फुल डिटेल के साथ में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें जीएस और हिंदी दो सब्जेक्ट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसकी डिटेल के साथ में। और प्रीवियस ईयर की परीक्षा के आज के 25 प्रश्न आपको सेट नंबर 1 और 2 के हिसाब से पूरी डिटेल, जितने भी पेपर हुए थे उनकी सब हमारी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का हम शुरू करते हैं विषय। हमारा विषय है आज का ग्राम विकास अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का री एग्जाम है, जो प्रस्तावित किया गया है जून 2023 में। तो इसमें जीएस का सोल्ड पेपर आज आप लोगों को मैं कराऊंगा। चलिए पहले थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। एग्जाम जो होगा दोस्तों 150 क्वेश्चन का होगा। 150 क्वेश्चन में हिंदी का जो पोर्शन रहेगा आपका 50 का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। जीके और जीएस का पोर्शन आपका 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन का रहेगा जो 100 मार्क्स का रहेगा। और यहीं पर रीजनिंग की यदि बात की जाए तो ये भी 50 प्रश्न आएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 1/2 की निगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों, और ये निगेटिव मार्किंग अपने आप में बहुत खतरनाक होती है 1/2 की। इसमें 2018 में जो पद निकले थे वो ग्राम पंचायत अधिकारी का, ग्राम विकास अधिकारी का एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक का। अर्थात विलेज स्तर पर जो डेवलपमेंट किया जाता है पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत, उन सभी में आप लोगों को ये मौका मिलेगा। जो लगभग 1900 से लेकर 2000 के बीच में पद थे, उन पर ही री एग्जाम कराया जाएगा। वही कैंडिडेट जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया था, उनको दोबारा से इस एग्जाम को देने का अवसर मिल रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आशा करता हूं कि जिन विद्यार्थियों का इसमें नाम है वो आसानी से इस सफलता को प्राप्त कर लेंगे, अगर थोड़ा सा भी सही प्रकार से चीजों को मेंटेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को प्रश्न संख्या 1 से, जो प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया था। कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? ये कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी ये एक प्रकार के फाउंट होते हैं दोस्तों, जिसे भाषा कहा जाता है, जो कंप्यूटर के अंदर मेंटेन की जाती है। आइए बात करते हैं, थोड़ी सी डिस्कस करते हैं डिटेल में। फॉन्ट, फॉन्ट यह वर्णों, अक्षरों और संख्याओं और प्रतीकों का एक सेट होता है जो एक सामान्य वजन, चौड़ाई और शैली को साझा करता है। अर्थात फॉन्ट किस प्रकार का रहेगा, अक्षर कैसा रहेगा, उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, उसका संरचना कैसी रहेगी, ये सभी फॉन्ट के अंदर डिसाइड किया जाता है। आप देखते हैं जब भी आप टाइपिंग करते होंगे एमएस वर्ड में या फिर पीपीटी के माध्यम से, तो उसमें एरियल, कैलिबरी और इस तरीके के एम्प्टी, सेंचुरी और इस तरीके के बहुत सारे फॉन्ट आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा फॉन्ट। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर बात करते हैं। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच को प्रदान करता है? अर्थात यदि कहीं मकान, दुकान, ऑफिस या कहीं भी किसी में भी इंटरनेट को सुचारू रूप से आगे चलाना है तो कौन सा करता है? तो एमएनपी का मतलब होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ये तो होता नहीं है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है किसी एक्सेल या किसी सीट में डेटा को मेंटेन करना, ये भी नहीं होता है। सर्च इंजन होता है जैसे गूगल, उसमें सर्च किया जाता है, ये भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आईएसपी, इसका मतलब होता है आईएसपी से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सर्विसों को प्रदान करता है। उसमें विभिन्न कंपनियां चल रही हैं, जैसे भारत में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जो इंटरनेट की सेवा को प्रदान करती हैं, आईएसपी के अंतर्गत आती हैं। इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अर्थात आईएसपी होता है, जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान कराती है। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। व्हाट इज ए पावर स्ट्रिप? पावर स्ट्रिप क्या होती है? यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। इसका उपयोग इनपुट संकेत के वोल्टेज, करंट, पावर के परिणाम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर आप लोगों को देना है। पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण है। आप लोगों का इसमें जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग बाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है और जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। प्रत्येक पेपर सेट में 5 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे गए हैं। ये आप लोगों को बताएंगे, आपका मूल्यांकन कराएंगे कि अभी वर्तमान में जो तैयारी चल रही है उसका लेवल क्या है। अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल में इंसर्ट डेट, इंसर्ट टैब, इसका ये थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया, ये टैब होगा, इंसर्ट टैब होता है एमएस एक्सेल में। ये कौन करता है? ये पैराग्राफ बनाने के लिए यूज होता है, अनुच्छेद, एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ बनाने के लिए यूज होता है इंसर्ट टैब में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन पहले इसकी डिटेल पढ़ लीजिए। एमएस एक्सेल में चित्र, चार्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि को सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसका संगम स्थान है? आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संगम होता है त्रिवेणी का, वह किन किन नदियों के माध्यम से मिलकर बनता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका गंगा यमुना नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन सी गंगा यमुना ताप्ती या गंगा यमुना सिंधु। तो गंगा यमुना सरस्वती का एक जो है संगम होता है जो इलाहाबाद में होता है। और यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री गंगा में इलाहाबाद के पास आकर मिलती है और ऐसा कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में कि यहीं पर आकर सरस्वती भी इलाहाबाद में आकर मिलती है और संगम का निर्माण करती है, जो दिखती नहीं है, अदृश्य रूप से मिलती है। ऐसे में इलाहाबाद में संगम होता है जहां पर कुंभ भी आयोजित किया जाता है। कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और 12 वर्ष के अंदर महाकुंभ का आयोजन इलाहाबाद में कराया जाता है, जो संगम स्थान है। संगम बराबर आप लोगों को बताना है इलाहाबाद। ऐसे में नेक्स्ट प्रश्न की लेकिन कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती संगम पर स्थित है। त्रिवेणी संगम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में और साथ ही 6 साल में कुंभ का आयोजन और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इन मेले में दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं का आगमन होता है और ये अपने आप में एक बहुत ही विश्व स्तर पर विख्यात मेले होते हैं। संपूर्ण भारत में 4 जगह पर कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। आप लोगों को यह भी याद रखना है कि कौन कौन सी नदी पर किस किस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई विश्वविद्यालय नहीं है तो वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सीसीएस यूनिवर्सिटी इन मेरठ उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ये नहीं है। आइए डिस्कस नोट करते हैं। भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना अर्थात बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की 1970 में हुई। इसे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका यह नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्ला के नाम पर पड़ा। यह स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की क्रांति एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया, आजादी के परवानों के साथ में मिलकर। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला लोक नृत्य है, रासलीला ये भी है, अहीर ये भी है, लेकिन गिद्धा
पंजाब का लोक नृत्य है, ये भारत में उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, लेकिन उससे पहले आप लोग इस डिटेल को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य एवं लोक नृत्य, असम में बिहू, झूमर और बागुरम्फा और ओजाच पल्ली आदि लोक नृत्य हैं। और यदि बात करें हम गुजरात में, तो गुजरात में गरबा, डांडिया, रास और टिप्पानी, जम्मू कश्मीर में राउफ, हिकात और मंदजास, उत्तर प्रदेश में रामलीला, नौटंकी, अहिर, कजरी, छपेली, कर्म नृत्य, झोबिया, धोबिया, पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा और कर्नाटक में यक्षगान, करगा और लांबी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? यदि क्षेत्रीय केंद्र पूछा गया है तो क्षेत्रीय केंद्र अलग है और मुख्य केंद्र अलग है। और यदि मुख्य केंद्र की बात की जाती तो ये नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली में है। और यदि क्षेत्रीय केंद्र की बात की जा रही है तो दोस्तों वो लखनऊ में है। ऐसे में इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही आंसर है इसका, बी। आइए बात करते हैं इसके विषय में कुछ नोट। ललित कला अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना स्वतंत्र भारत की सरकार ने 1954 में की थी, नई दिल्ली में की गई थी। यह ललित कलाओं में चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्ति कला क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो अगर बात करें, दिल्ली में 1954 में की गई थी और लखनऊ में 1984 में की गई थी। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, 1983 में। चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए ललित कला अकादमी को फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहा जाता है। यह भारत ललित कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। अर्थात जो फेलोशिप का एक सम्मान दिया जाता है वो ललित कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है। सर्वप्रथम यह सम्मान जेमिनी राय को दिया गया था, जो ललित कला अकादमी की फेलोशिप मेंबर थी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। छठ पूजा बहुत ही फेमस त्योहार है और कहां मनाया जाता है ये भी आपको उत्तर में बताना है। छठ पूजा किस भगवान की पूजा की जाती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है। एक प्रकार का महत्वपूर्ण त्योहार है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से, पृथ्वी, आग, रवि या फिर पेड़। तो इसका उत्तर होगा सूर्य अर्थात रवि। तो ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ये जो है सूर्य देवता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में यदि बात करें, छठ पूजा भगवान सूर्य देव रवि को समर्पित है। एक विशेष पर्व है जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार नेपाल सहित कुछ प्रमुख केंद्रों पर भी मनाया जाता है। यदि देश में पूछा जाए तो आपको बता देना है नेपाल, और यदि प्रदेश की बात पूछी जाए तो सबसे फेमस प्रदेश है इसमें बिहार। बिहार का नाम तो सुने हैं, बिहार है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इलाहाबाद, इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? इलाहाबाद मेलों में अग्रणी है और सर्वाधिक मेले मनाए जाते हैं। ऐसे में आपको बताना है कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है इलाहाबाद में। तो ध्यान रखना है कि इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है। तो माघ मेला भी इलाहाबाद में मनाया जाता है, उसके बाद कुंभ मेला भी मनाया जाता है और बैसाख मेला नहीं मनाया जाता है। बैसाख मेला दोस्तों पंजाब में मनाया जाता है। अर्धा मेला भी इलाहाबाद में मनाया जाता है। बैसाख मेले का आयोजन कहां किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैंबर ऑफ ट्रेड जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े माध्यम की छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, एसोचैम्प का पूरा रूप क्या है? तो एसोचैम्प की फुल फॉर्म आपको बतानी है और इसका कार्य भी देख लीजिए। उद्योग जगत में चैंबर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करता है। एसोचैम्प है एसोचैम्प द एसोसिएटेड ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है ABC। ऑप्शन संख्या नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये पता होना चाहिए कि कब अस्तित्व में आया। तो अप्रैल डेट नहीं दी हुई है, 1937 में। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में उत्तर प्रदेश का अस्तित्व आया, लेकिन उसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद में समय समय पर इसके नाम में परिवर्तन किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को डेट दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया, लेकिन 24 जनवरी
को संयुक्त प्रांत नाम से इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया, भारत के संविधान के अनुसार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जो सर्वाधिक जनसंख्या एवं राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ में साझा होती है, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। ऐसे में हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ में सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य बन जाता है। अब आपको यह भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ में सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना क्या है, ये आपको बतानी है। 2011 की जनगणना के आधार पर ये बतानी है आपको 19 करोड़, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 95 लाख 1477 है, जिसकी जनसंख्या मामले राज्यों में प्रथम स्थान पर है और जनसंख्या इसके बाद में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो नंबर 1 पर क्या है? उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर क्या है? महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है बिहार। तो 3 राज्यों को आपको याद रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बाद में आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और बिहार तीसरे नंबर पर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? जिला आपको बताना है। टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं और इन 75 जिलों के अंदर ये आपको बताना है कि कौन सा जिला नहीं है। अमेठी भी है, बस्ती भी है, मेरठ भी है, लेकिन देहरादून उत्तराखंड का जिला है और उत्तराखंड जो 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था, यूपी से अलग हो गया था। ये जिला है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ऐसे में हम बात करते हैं नेक्स्ट लगाना जरा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ डेड, रहने की जगह या एक बाजार। तो मोहनजोदड़ो आपको बताना है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही विशाल केंद्र है और इसमें मृतकों का टीला बहुत ही फेमस है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखना, और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त विशाल स्नानागार अर्थात स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज को भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उससे ज्यादा भी हिस्से हैं। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों एवं घोड़ों को बड़े स्तर पर पालते थे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कि कपास के यदि प्राचीनतम कहीं से साक्ष्य मिलते हैं तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट के द्वारा बनी हुई मीनार है। ऐसे में इनमें से कौन से राजा ने इसमें योगदान नहीं दिया है? तो ध्यान रखना, कुतुब मीनार की अगर बात चल रही है दोस्तों, तो कुतुब मीनार के अंदर टोटल 5 मंजिलें हैं। ऐसे में इनकी 3 मंजिलों का निर्माण तो कराया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश, और इसकी प्रथम मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि बात करें इसकी 5वीं वाली मीनार का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने, सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी 5वीं वाली मीनार का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसे में 1503 के आसपास बिजली गिरी और बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गई और क्षतिग्रस्त होने के बाद इसको सिकंदर लोदी ने ठीक कराया, सिकंदर लोदी ने इसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई। तो ऐसे में फिरोज शाह तुगलक भी आ गया है नाम, ये रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक भी आ गया है और इल्तुतमिश भी आ गया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसमें कोई योगदान नहीं रहा है अलाउद्दीन खिलजी का। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी है इसका। इसकी ऊंचाई 72 मीटर है और 5 मंजिल की है। घटना और तारीख को जोड़ना है आपको। 1911 में दिल्ली भारत की नई राजधानी बनाई गई। 1917 में महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लाटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में। 1914 जीवी तिलक के द्वारा पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम यानी कि होम रूल लीग की स्थापना की गई और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने
INC अर्थात के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका सही इसमें बताना है कि मेल नहीं खाता है, तो ये सी वाला होगा इसका, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ध्यान रखना 1914 इसका गलत उत्तर है। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी, जिसका मुख्यालय बेलगांव था, और इस लीग का कार्य दूसरी और मांग करना था भारत की आजादी की। सितंबर में 1916 में एनी बेसेंट ने की, जिसका मुख्यालय आरडीआर मद्रास में था। इसका केंद्र पूरे भारत में था, और जो बाल गंगाधर तिलक की लीग है उनका पूरे भारत में विस्तार नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया? तो सिराजुद्दौला को हराया रॉबर्ट क्लाइव ने। आपको बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सी वाली लड़ाई में इसको हरा दिया, तो ध्यान रखना 23 जून 1757 को एक लड़ाई होती है, और 23 जून 1757 को लड़ाई होती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है बंगाल के नवाब, और बंगाल का नवाब होता है उस समय कौन? सिराजुद्दौला। बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला का शासन होता है। सिराजुद्दौला के साथ में बहुत बड़े स्तर पर विश्वासघात होता है। सेठ अमीरचंद, जगत सेठ, और ऐसे में घसीटी बेगम, नासिर जंग व अन्य व्यक्ति जो हैं इसको धोखा देते हैं और रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल जाते हैं। 1857 की प्लासी की लड़ाई है, यह इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं, तीनों रत्नों को आपको बताना है जो निर्वाण प्राप्त करने का सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा डी। महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ था, वैशाली में हुआ था, ये आपको बताना है। और आपको बताना है कि जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है, तुरंत कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर मुझे बताना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना भारत के अंदर टोटल द्वीपों की संख्या 247 है, और इन 247 में से यदि बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के जो टोटल द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी के, वो 247 हैं, 204 हैं 247 में से, और अरब सागर के यदि द्वीपों की बात की जाए तो 43 है। ऐसे में इन 43 के अंदर भी 36 जो द्वीप हैं वो लक्षद्वीप के हैं, लक्षद्वीप के हैं। अब हम बात कर रहे हैं लेकिन इनमें से बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार है, तो अंडमान ऊपर का क्षेत्र है और निकोबार नीचे का क्षेत्र है। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है, और ध्यान रखना जो ऊपर का अंडमान का क्षेत्र है उसी में भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वैरन है, एवं इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। तो ध्यान रखना इसमें निकोबार के अंदर द्वीप पूछे गए हैं तो उनकी संख्या 19 है। चलिए बात करते हैं, ये इसकी कुछ डिटेल्स है, इसको नोट डाउन कर लेना। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, और इसी में माउंट हैरियट नाम का एक नेशनल पार्क पड़ता है जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, आपको बताना है कि किस आधार पर सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो सर्वप्रथम सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय हाइपोथेसिस का सिद्धांत जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने दिया था, ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर होगा हाइपोथेसिस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, अर्थात सिद्धांत की बात पूछी जा रही है कि किस प्रकार से सौरमंडल का सिद्धांत उत्पत्ति का सिद्धांत है, बहुत टिपिकल लेवल का प्रश्न है। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश के साथ में मेल खाता है? तो एशिया के अंदर बताना है आपको, एशिया में सबसे बड़ा देश इंडिया, अर्थात किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। अफ्रीका में कांगो, या फिर उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, या दक्षिण अमेरिका में? इसके दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग में इसके गड़बड़ हो गई है, मिस एरर हो गया है, तो मैं आप लोगों को यहां पर समझा रहा हूं इसका सही उत्तर क्या है। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, ये गलत हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग में। अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका में अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा कनाडा है, और दक्षिण अमेरिका में यदि बात करें तो सबसे बड़ा ब्राजील है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की। आपको बताना है असंगत कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल,
दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन सुपीरियर वाला सही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे गहरी झील बेकाल है, जो साइबेरिया के क्षेत्र में पड़ती है। ठीक, ऐसे में हम बात कर रहे हैं बेकाल है, सुपीरियर तो मीठे पानी की झील है। आगे बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजोर्ट में से एक नहीं है? हिमालय के पहाड़ी रिजोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो बाणसुर, चेल, रानीखेत या नैनीताल, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो नैनीताल जो है दोस्तों, वो उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख नगर है और जो मुख्यालय भी है। बाकी के 3 हैं, ये हिमाचल के रिजोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये 25 प्रश्नों की एक सीरीज थी। 50 प्रश्न बहुत ज्यादा हो जाएंगे, छोटी छोटी क्लास में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपरों को, और ये सभी नोट डाउन कर, मतलब आप लोग सभी इसको अपना मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार की तैयारी है। तो मिलते हैं फिर से। हर दिन आपको एक पूरे का पूरा सेट जो 2018 में हुआ था 50 प्रश्नों का जीएस का, वो आपको मिल जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और तैयारी को अपनी आगे बढ़ाते रहिएगा। इसी पर हम लोग दैनिक प्रतिदिन के हिसाब से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। वो उसमें जीएस का भी रहेगा, मैथ का भी रहेगा, व अन्य सब्जेक्ट का भी रहेगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।